हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सिद्धांतो एजुकेशन। चलिए आज सुबह सुबह मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक सवाल पूछता हूँ आपसे। एक क्वेश्चन है कि जो इंसान रोज थोड़ा थोड़ा चलता है और एक इंसान है कि जो एक दिन बहुत तेज दौड़कर फिर रुक जाता है, तो बताओ कि मंजिल किसको मिलेंगी, सक्सेसफुल कौन होगा। आप मन में सोच रहे होंगे सर ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया। तो डियर स्टूडेंट, मंजिल या सक्सेस उसे ही मिलती है जो रोज चलता है, चाहे धीरे चले लेकिन रुकता नहीं है। इसीलिए आपके सामने एक लाइन लिखी है, द की टू सक्सेस इज कंसिस्टेंसी। ठीक है, मैं अगेन हमेशा आपको बोलता हूँ, आप कितने होशियार हो, कितना आपका लेवल डाउन है, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आप कंसिस्टेंट हो, डिसिप्लिन के साथ हो, तो मंजिल एक ना एक दिन आपको मिलने ही वाली है। तो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है स्वप्निल और आप जुड़ चुके हैं सिद्धांत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए आज पढ़ते हैं सिर्फ आज के लिए, लेकिन रोज पढ़ते हैं सिलेक्शन के लिए। अगेन, कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस। पहला आपके सामने करंट अफेयर आ रहा है, उसके पहले ये हमारे कुछ स्पेशल स्टूडेंट है, आपको भी मौका मिलता है, लेकिन ये जो हमारे स्टूडेंट है श्रावणी मैम, उसके बाद पार्वती मैडम, उसके बाद सानिका मैम, और जिनका भी नाम नहीं आया है उनका नाम कमेंट बॉक्स में है। तो डेली हम क्या सेशन करते हैं, क्विज, और क्विज का आंसर इन्होंने देखिए कितना अच्छे से यहाँ पे बताया है। कल का क्विज था ब्राजील की कैपिटल कोलंबो, पेरू, इक्वाडोर और वेनेजुएला। तो यहाँ पे सबने आंसर दिया है, तो सबसे पहले आप सबको कांग्रेचुलेशन। चलिए अब सबसे पहला करंट अफेयर पढ़ने के पहले आज का जो क्विज है, आपको भी मौका मिल सकता है स्क्रीन पे आपका नाम आने का। तो सबसे पहले ये जो है विष्णुगढ़, ठीक है, विष्णुगढ़ पीपल कोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है, ये कौन से नदी के ऊपर बसा हुआ है। और दूसरी बात अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ द मैस्कॉट फॉर फर्स्ट एवर खेलो इंडिया बीच गेम, ठीक है। तो ये आपका रहा क्विज और आपका उत्तर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए पहला करंट अफेयर शुरू करते हैं। चलो क्या हुआ है, देखो आपके सामने एक बड़ी सी इमेज लगाई है, यहाँ पे लिखा गया है भारतीय तटरक्षक और लिखा गया है समुद्र प्रताप। ओके सर, ये क्या हुआ है। इसका नाम समुद्र प्रताप है, ये भारत का पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है। सर पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल का मतलब समझा दीजिए। जी हाँ, यही काम है हमारा, और आपका काम है इंफॉर्मेशन को सुनना, और पेन और पेपर लेके जरूर बैठिए। उसके बाद मैं बोला पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल, इसका काम है समुद्र में फैलने वाले तेल, केमिकल्स और जहरीले पदार्थों को कंट्रोल करना। और अगर किसी ऑयल टैंकर से तेल लीक हो जाए या जहाज तुरंत मौके पर जाकर उस पोल्यूशन को साफ करने और फैलने से रोकता है। अगर ये सब चीज हम करते हैं तो हम इस समुद्र की जो यहाँ पे मछलियां होती है, अन्य कोई जीव जंतु होते हैं, उन पर प्रभाव आने से रोकते हैं। तो भारत में बनी हुई हमारे इंडियन तटरक्षक की बनी हुई पहली इंडिजीनियस ये पेट्रोलिंग वेसल है, जिसका नाम है समुद्र प्रताप। ठीक है, अब आगे आप फोटो में देख सकते हो, ये अपने काम करेंगी समुद्र में, मैंने जो आपको बताया कि पोल्यूशन कंट्रोल करेंगी, ऑल द थिंग्स। इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी लगी है कि ये समुद्र की सतह से तेल को अलग करके स्टोर कर सकती है, समुद्री जीवों को नुकसान से बचाती है। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये जहाज लंबे समय तक समुद्र में रहकर काम कर सकता है और फास्टली रिस्पॉन्स दे सकता है। इसके साथ साथ एडवांस कैपेबिलिटीज आप देख सकते हो, यहाँ पे डायनामिक पोजिशनिंग, डिफेंसिव आर्नामेंट, ठीक है, यहाँ से डिफेंसिव मतलब आपके ऊपर हमला भी होता है तो ये टैकल करने में इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एविएशन सपोर्ट दिया गया है, मतलब हेलीकॉप्टर मतलब उड़ सकता है, आ सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, नाम याद रखो, क्या है, समुद्र प्रताप। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो पोल्यूशन कंट्रोल करना, एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करना और मैरीटाइम सेफ्टी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आगे बात करते हैं सर क्या चीज। ओके, देखो द फिल्म होम बाउंड की बात हो रही है। सर ये होम बाउंड हमारे भारत में बनी पिक्चर है और उसको शॉर्ट लिस्ट किया गया है ऑस्कर्स 2026 अवार्ड के लिए। जब ऑस्कर्स अवार्ड आएंगे तब हम पढ़ेंगे। अब ऑस्कर न्यूज में चल रहा है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये पूछेगा कि इसको किस कैटेगरी में रखा गया है। तो इसको रखा गया है बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, राइट। चलिए थोड़ी सी फैक्चुअल चीजें पढ़ते हैं। देखो ऑस्कर की बात हो रही है तो मैंने तो आपको सब बता दिया कि ये जो पिक्चर का नाम है होम बाउंड है, डायरेक्टर है नीरज घ्यावान, प्रोड्यूसर है करण जौहर, लीड एक्टर है ईशान खट्टर, जानवी कपूर, विशाल जेठवा, और इसको बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म कैटेगरी में रखा गया है। अब जो अवार्ड होने वाला है आपका ऑस्कर का, वो रहेगा 98th एडिशन ऑफ अकेडमी अवार्ड। ऑस्कर को भी क्या बोला जाता है, ऑस्कर को बोला जाता है अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस अवार्ड। ठीक है, अब सबसे पहले स्टैटिक चीजें आपका हक है पढ़ना, तो ये है भानु अतैया। भानु अत्तैया को यहाँ पर गांधी पिक्चर जो 1982 में आई थी, ठीक है, ये जो है 1982 में भारत की पहली ऑस्कर विजेता है। क्यों? बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में। उसके बाद ए आर रहमान की अगर हम बात करें तो उनको मिला था बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जय हो, जय जय हो अगर आपने
गाना सुना है तो आपको पता है, एक ही फ़िल्म के लिए 2 ऑस्कर मिले थे, ठीक है उनको। तो बेस्ट ओरिजिनल स्कोर और बेस्ट सॉन्ग स्लमडॉग मिलियनेयर पिक्चर है। गुलज़ार साहब आपको पता है स्लमडॉग मिलियनेयर इन्होंने लिरिक्स लिखा था और अगर हम बात करें रसुल पोट्टोकुट्टी, तो ये स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए ही बेस्ट साउंड मिक्सिंग, ये फैक्चुअल डेटा है, ठीक है? ये फैक्चुअल डेटा है। अब ऑस्कर जैसे अभी ये पिक्चर नॉमिनेशन हुई, तो वैसे ही भारत की कुछ पिक्चर नॉमिनेशन हुई होंगी, ये भी तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो ये जो थी, यहाँ पे नॉमिनेटिंग पिक्चर्स थी। सबसे पहले मदर इंडिया 1957 में, सलाम बॉम्बे 1988 में, उसके बाद अगर हम बात करें जो लगान पिक्चर है, वो 2001 में नॉमिनेट हुई थी और अगर हम बात करें तो बेस्ट जो डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फ़िल्म की अगर बात करें, तो भारतीय डॉक्यूमेंट्री जिसने ऑस्कर जीता, उसका नाम है द एलिफेंट व्हिस्पर्स बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म, ठीक है? अब ऑस्कर अवार्ड देता कौन है? ये देता है अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड साइंसेस, ठीक है? ये यहाँ पे है यूएसए के द्वारा। यूएसए देता है, दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फ़िल्म अवार्ड माना जाता है। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर हो चुकी है डियर स्टूडेंट। अब आगे बढ़ते हैं। क्या है? ये पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है, सुन लो, ध्यान से समझ लो क्योंकि एग्ज़ामिनर आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ये जो संस्कार शाला प्रोग्राम असम के गवर्नर ने लॉन्च किया है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि असम के गवर्नर कौन है? असम के गवर्नर है आपके लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, ठीक है? इनॉगरेटेड बाय असम गवर्नर, ठीक है? कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। 4 जनवरी को ये हुआ है 2026, ठीक है? करेक्शन 28 नहीं है, 2026, राइट डियर स्टूडेंट? तो 2026 को हमने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है 4th ऑफ जनवरी को, कहाँ पे हुआ है? असम में। प्रोग्राम का नाम क्या है? संस्कार शाला। संस्कार शाला एक वैल्यू बेस्ड प्रोग्राम है, जिसे असम के राज्यपाल द्वारा शुरू किया गया है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि युवाओं को अच्छा इंसान बनाना, सिर्फ पढ़ना-लिखना ही यहाँ पे एक पढ़ाई-लिखाई से ही नहीं बल्कि एक संस्कारों से अच्छा नागरिक बनाना इसका टोटल ऑब्जेक्टिव है, राइट? अगर हम बात करें तो बच्चों को नैतिक वैल्यूज़, ठीक है? एथिकल वैल्यूज़, ईमानदारी, अनुशासन और ज़िम्मेदारी सिखाना, बच्चों को संविधान, समाज और देश के प्रति जागरूक बनाना, मोबाइल और सोशल मीडिया की गलत आदतों से दूर रखना। तो ये इस पूरी कार्यक्रम की रूपरेखा है। तो आपको ये याद रखना है सिर्फ़ कि ये जो संस्कार शाला प्रोग्राम है असम में शुरू हुआ है और सबसे इम्पोर्टेंट है कि वहाँ के गवर्नर ने शुरू किया है, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि कैरेक्टर से पहले कोई चीज़ नहीं आती और कैरेक्टर के पहले कोई चीज़ आनी भी नहीं चाहिए। कैरेक्टर पहले, करियर बाद में। यानी पहले इंसान को मजबूत बनाओ ताकि वो आगे चलकर एक अच्छा कर्मचारी, अच्छा अधिकारी और अच्छा नागरिक बन सके, राइट? ये इम्पोर्टेंट चीज़ है डियर स्टूडेंट। अगर हम बात करें नेक्स्ट करंट अफेयर डियर की स्टूडेंट तो हमारा अगला देखते करंट अफेयर है खेलो इंडिया बीच गेम 2026, ठीक है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं खेलो इंडिया हमारे जो समुद्र किनारे गेम्स होते हैं उसकी। देखिए पहली करंट अफेयर यहाँ से बन सकता है कि इसका एडिशन कौन-सा है? तो ये है सेकंड। ये हो कहाँ रहा है? तो ये हो रहा है आपका दमन एंड दीव, ठीक है? यहाँ पे अगर हम बात करें तो ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच है दादर और नागर हवेली दमन एंड दीव, यहाँ पे ही इवेंट हो रहा है और यहाँ पे ही ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वो जो बीच है, समुद्र किनारा है, बहुत सुरक्षित है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, क्लीनिनेस है। तो ये है घोघला बीच, ठीक है? घोघला बीच जो है वो यहाँ पे होस्ट हो रहा है। सर, अब हमको समझाओ खेलो इंडिया बीच गेम क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट समझो जब खेल मैदान से निकलकर समुद्र के किनारे पर पहुँच जाए तो खेल सिर्फ कॉम्पिटिशन नहीं रहता, वो कॉन्फिडेंस और करियर भी बनाता है। तो ये इवेंट क्या है? खेलो इंडिया बीच गेम 2026 की अगर हम बात करें तो भारत सरकार की खेलो इंडिया स्कीम के तहत बीच स्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ये आयोजित किए जाते हैं। अगर हम बात करें तो 5 से 10 जनवरी 2026 तक ये गेम होने वाले हैं। ये गेम कहाँ खेले जाएँगे मैंने आपको बता दिया है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें कौन से गेम्स होते हैं जो खेले जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे अगर हम बात करें तो बीच सॉकर, बीच वॉलीबॉल, शेपक टोकरा, बीच कबड्डी, बीच पैनिक शॉट, ओपन वाटर स्विमिंग, इसमें अगर जो भी विजेता होगा उसको मेडल्स दिए जाएँगे और डेमोन्स्ट्रेशंस गेम्स कौन से होते हैं? बीच मलखम्ब और थग ऑफ वॉर, ये 2 है जो यहाँ पे हम बात करते हैं कि टोटल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें तो खेलो इंडिया बीच गेम, इसको अगर मैं ब्रेक करूँ तो खेलो इंडिया इनिशिएटिव होता है, ठीक है? तो उसके भी पहले आपको सारी चीज़ें मैंने क्लियर करवा दी। अब इसका मैस्कॉट इम्पोर्टेंट है, इसका मैस्कॉट है डॉल्फिन, तो डॉल्फिन यहाँ की है पर्ल, तो याद रखो जो पर्ल नाम है द डॉल्फिन, ये सिंबल है एनर्जेटिक स्पिरिट ऑफ गेम्स। यहाँ पे आपको याद रखना है खेलो इंडिया बीच बाय गेम्स का मतलब होता है कि ये जो प्रोग्राम है 2018 से शुरू हुआ था भारत में। इसका मतलब है कि ग्रास रूट लेवल से टैलेंट को खोजना, स्पोर्ट्स को करियर ऑप्शन देना और ये कौन सी मिनिस्ट्री चलाती है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट। खेलो इंडिया के अलग-अलग फॉर्मेट्स होते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया बीच गेम, राइट? तो इसका क्या है? प्रमोशन क्या है?
मतलब क्यों कराया जाता है कि बीच गेम्स को प्रमोट करना, राइट? आपको याद रखना है इतनी सारी चीज़ें, यही आपको प्रश्न पूछता है बस। मैंने आपको इसका क्विज़ भी दिया है, जो सबसे पहले आपको देखना है क्वेश्चन और फिर कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। पहली स्लाइड में ही मैंने आपके क्विज़ बता दिया था। डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर कहीं न कहीं आपको लगता है कि मेरा पढ़ाना एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको डेली सेशंस कैसे लगते हैं और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिए। अगर हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट काम आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ ये जल्दी से जल्दी करिए ताकि ऐसे करंट अफेयर्स आपसे डेली छूटे नहीं। अब बढ़ते हैं आगे। डियर स्टूडेंट, अगर आपने मेरे इस वीडियो को हाइप पॉइंट्स नहीं दिए हैं, तो प्लीज़ जल्दी जाकर इसको हाइप पॉइंट्स दे दीजिए। क्योंकि क्या होता है कि आप जैसे ही आपके ही दोस्त जो भी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं ना, ये हाइप का फीचर है कि उनको और उन तक ये वीडियो जल्दी से जल्दी पहुँचाता है। डियर स्टूडेंट, अगेन लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, व्हिच कंट्री विल होस्ट द 52nd मतलब 52वां एडिशन G7 समिट का? देखिए, अगर मेरा पहला ही प्रश्न आपसे बाउंसर डाल दूँ कि क्या भारत G7 का समिट का हिस्सा है? आप बोलोगे नहीं है। फिर हमारे मोदी जी क्यों जाते हैं इस मीटिंग में? चलिए आगे बताता हूँ। सबसे पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ पे ले लेते हैं। ये है ऑप्शन नंबर बी। 2026 का G7 समिट कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है फ्रांस में। G7 समिट हो रहा है फ्रांस में। ओके, सर अभी आगे बताइए। देखिए, अगर हम बात करें तो फ्रांस का ये मेज़बानी करने वाला शहर कौन-सा है? ये है एवियन लेस बैंस का रिज़ॉर्ट शहर, राइट? पहली चीज़। 14 से 16 जून के 2026 के बीच में ये समिट होने वाला है। फ्रांस इसको होस्ट करने वाला है, राइट? अगर हम बात करें तो सबसे पहला जी7 समिट कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था फ्रांस के रैम्बो इलेट में 1975 में। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें 2025 का समिट कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था कनाडा में। अब हमने आगे-पीछे सब जगह इसका अच्छे से पढ़ लिया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो होस्ट कंट्री है उसके प्रेसिडेंट का नाम आपको याद होना, तो ये है प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। उसके बाद अगर बात करूँ तो आपको जी7 कंट्रीज़ की ट्रिक इस तरीके से याद रखना है, जूस विद जीएफ, चाहे फिर वो गर्लफ्रेंड हो या ग्रैंडफ़ादर हो। आप जूस पी रहे हो किसी एक के साथ, आपकी इच्छा, आपकी श्रद्धा। जे से पहली कंट्री कौन-सी आती है? जापान। यू से कौन-सी कंट्री आती है? यूएसए। आई से कौन-सी कंट्री आती है? इंडिया नहीं, इटली। सी से आती है कनाडा और ई से आती है इंग्लैंड, राइट? उसके बाद जी से आती है जर्मनी और एफ से आता है फ्रांस। तो प्लीज़ जूस विद जीएफ याद रखिए, भारत इस समूह का हिस्सा नहीं है, लेकिन भारत को एज़ अ गेस्ट कंट्री बुलाया जाता है, इतनी रिस्पेक्ट हमारे देश ने कमाई है। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, लेकिन उसके पहले जितने भी इवेंट और समिट्स हुए हैं, एक बार हम उसको पढ़ लेते हैं। एआई इम्पैक्ट समिट भारत में हुआ है 18 से 20 फरवरी 2026 के बीच में ये होने वाला है, ठीक है? एससीओ समिट 2025 का चाइना में हुआ है, 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस यूएई में हुई है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 भारत 21 जी20 समिट 2026 का आयोजन अमेरिका कर रहा है, 51 वार्षिक जी7 सम्मेलन कनाडा जो मैंने अभी बताया था, 150वें अंतर्राष्ट्रीय संघ आईपीयू शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान, कॉप 30 ब्राज़ील, कॉप 31 तुर्की, बिम्स्टेक 2025 थाईलैंड, ब्रिक्स 25 ब्राज़ील। अगर हम बात करें विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में है। सागरमाथा संवाद काठमांडू में हुआ है। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मास्कट ओमान। विज्ञान शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क अमेरिका। विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन दुबई। ये आपको याद रखना है। ध्यान से पढ़ना यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, ये न्यूज़ क्या है? इंडियाज़ लैंडमार्क लीप इन ग्लोबल ड्रग सेफ्टी। आपको इतना तो पता चल गया कि कहीं न कहीं सर हमको मेडिसिन्स या कुछ तो दवाइयों के बारे में बताने वाले हैं। ओके, बहुत सही पहचाना आपने। अब ये न्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे एक रैंकिंग दिया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन है, जिस पे हम कुछ सालों पहले 123rd रैंक पे थे, अब आ चुके हैं हम 8th रैंक पे। बहुत बढ़िया सर, क्या चीज़ है? देखिए, यहाँ पे सत्यमेव जयते भारत सरकार का लोगो लगा है और लिखा है कि स्ट्रेंथेन्स द ग्लोबल हेल्थ लीडरशिप। तो कहीं न कहीं भारत अग्रसर हुआ है एक ग्लोबल लेवल पे, किस चीज़ में? अपने फार्मेसी या मेडिसिन्स डिपार्टमेंट में। अब ग्लोबल ड्रग सेफ्टी जो सिस्टम है, ग्लोबल ड्रग सेफ्टी सिस्टम में भारत को 8वां रैंक मिला है। ये रैंकिंग दी गई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन के ग्लोबल ड्रग सेफ्टी डेटाबेस के आधार पर। ओके, क्या कहता है ये डेटा? क्या है? व्हाट इज़ फार्माकोविजिलेंस? ओके, ड्रग सेफ्टी सिस्टम, ये आसान भाषा में समझो, ये दुनिया का वन लेवल सिस्टम है जिसमें ये देखा जाता है कि किसी देश में इस्तेमाल हो रही दवाइयों से कितना साइड इफेक्ट्स होता है या नहीं होता। ये जानकारी कितनी अच्छी तरह से कंट्रोल, मॉनिटर और रिपोर्ट दी जाती है। मतलब दवा से नुकसान हो तो नहीं रहा है, अगर हो रहा है तो उसे तुरंत रिपोर्ट किया जा रहा है क्या नहीं जा रहा है। देखिए, आपको थोड़ा-सा मैं बैक लेके जाऊँगा, भारत में कुछ महीनों पहले ही कर्नाटका से एक कंपनी मैन्युफैक्चर करती दवाइयाँ, उसकी बैच जाती है ऑल ओवर इंडिया, स्पेशली महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं तो वो सायरप वाला केस आपको पता होगा। तो क्या ये चीज़ जब हुई तो हमारी सरकार ने एक्शन तुरंत लिए? क्या हमारी सरकार ने उस दवाई कंपनी वालों को बैन किया? क्या इस दवाई से कितना बेनिफिट है, नहीं है?
और भी कोई दवाइयाँ, उसको क्या कंट्रोल करता है, ये सब चीज़ को देख के रैंकिंग दी जाती है। डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन डब्ल्यूएचओ इसमें क्या करता है? डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन पूरी दुनिया की ड्रग सेफ्टी मॉनिटरिंग को देखता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन ग्लोबल डेटाबेस है जिसका नाम है विजीबेस, इसे मैनेज कौन करता है? उपासला मॉनिटरिंग सेंटर स्वीडन से। ये सिस्टम बताता है कि दवाइयाँ कौन-से देश की कितनी सुरक्षा है, कितनी गंभीरता से ले रहा है, राइट? अब भारत को 8वीं रैंक क्यों दी गई है? भारत में ड्रग सेफ्टी मॉनिटरिंग मजबूत हुई है। भारत अब दवाओं के साइड इफेक्ट्स की रिपोर्टिंग अच्छे तरीके से कर रहा है। भारत की हेल्थ सिस्टम क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है। भारत को ग्लोबल लेवल पर रिस्पॉन्सिबल फार्मा कंट्री माना जा रहा है। आसान शब्दों में भारत सिर्फ अब दवा बनाता ही नहीं है, लेकिन दवाइयों की सुरक्षा भी देख रहा है। राइट डियर स्टूडेंट? तो मजबूत देश वही होता है जो इलाज के साथ-साथ इलाज की सुरक्षा की भी चिंता करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको मैंने शेयर की है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टैटिक चीज़ें। अब आपको याद रखना है क्या चीज़? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन का ज़िक्र मैंने बार-बार किया है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन स्टैटिक जीके का पार्ट है। एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 7th ऑफ अप्रैल 1948। 1947 में भारत आज़ाद हुआ। 1948 में बना है आपका अ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन। हेडक्वार्टर यहाँ का कहाँ पर है? ये है स्विट्ज़रलैंड जेनीवा। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम, तो याद रखने के लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक लाई है। देखिए, इनका नाम है जनरल डॉक्टर टेड्रोस एडहानॉन गैब्रियस। सर इतना लंबा नाम, तो देखिए इनका नाम क्या है? डॉक्टर टेड्रोस। आपको इमेजिन करना है कि एक डॉक्टर है जो टेडी बियर है। टेडी बियर डॉक्टर, टेडी बियर डॉक्टर, डॉक्टर टेडी बियर। लिंक करो, दिमाग में दोहराओ तो आसानी से याद होगा। तो ये ट्रिक ऐसे ही याद रखना है आपको, ठीक है? डॉक्टर टेडी बियर, टेडी बियर कहाँ पे बैठा है? डॉक्टर बन के, और डॉक्टर कहाँ बैठे हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन में, राइट? तो जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में है। ओके, तो ये सब चीज़ें ऐसे ही आपको याद करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, घबराइए मत, ये शेर आप तक नहीं पहुँचने वाला है, मैंने इसको इस लाइन के आगे जाने नहीं दिया है। लेकिन डियर स्टूडेंट, मैं आपको कोई खुशखबरी नहीं दे रहा हूँ, बल्कि एक सोचने वाली खबर पढ़ाने और बताने वाला हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ करंट अफेयर्स ऐसा नहीं पढ़ाया जाता है कि रटवा दिया जाए। क्योंकि जब एक जंगल का राजा कमज़ोर होता है ना, तो समझ लीजिए जंगल भी खतरे में होता है। क्या खबर है? साल 2025 में अब तक भारत के, ठीक है, भारत के 166 टाइगर्स की डेथ हो चुकी है, फर्टिलिटीज़ हुई है। अब ये जो फिगर है ये रिप्रेजेंट करते हैं नियरली 1/3 ऑफ कंट्रीज़ टोटल टाइगर्स की डेथ, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि जंगल का जो राजा होता है ना, वो अगर कमज़ोर होता है तो समझ लीजिए जंगल भी खतरे में है। साल 2025 में अब तक भारत के टोटल जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया कि 166 बाघों की मृत्यु हो चुकी है। ये संख्या पिछले साल से 40 ज़्यादा है। ये जानकारी किसने दी गई है? नेशनल टाइगर कंज़र्वेशन अथॉरिटी। अब ये सिर्फ़ आँकड़ा नहीं है, ये हमारे एनवायरनमेंट का नुकसान है। क्यों? क्योंकि हमारे जो नेशनल टाइगर कंज़र्वेशन अथॉरिटी ने यहाँ पे जो बताया है उसके अनुसार ये जो अथॉरिटी है, भारत में जो टाइगर होती है उनकी प्रोटेक्शन और निगरानी करती है। टाइगर रिज़र्व की मॉनिटरिंग और प्लानिंग करती है। अवैध शिकार पोचिंग्स को रोकना, केंद्र और राज्य सरकारों को गाइडेंस देना इसका काम है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दिया, उसमें सबसे पहला स्टेट आता है मध्य प्रदेश जिसमें बहुत ज़्यादा मृत्यु हुई है। मतलब टोटल अगर आप आँकड़ा निकालो तो जो मध्य प्रदेश है, यहाँ से सबसे ज़्यादा बाघों की मृत्यु देखी गई है और सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में ही मिलते हैं। उसके बाद आता है महाराष्ट्र, केरला, असम, कर्नाटका, उत्तराखंड, ठीक है? अब मैंने इस बाघ को इस पिंजरे में बंद कर दिया है। अब आगे बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ ध्यान दीजिए। देखो, प्रोजेक्ट टाइगर्स की हम बात करते हैं तो ये इंडिया का फ्लैगशिप वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोग्राम है, जो 1973 में शुरू हुआ था, जब यहाँ पे हमारे देश में भारत सरकार, इंदिरा गांधी जी की सब सरकार थी, तब उन्होंने चालू किया था। उसके बाद अगर हम बात करें, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, फर्स्ट डायरेक्टर थे कैलाश श्रृंखला। फर्स्ट टाइगर रिज़र्व भारत का कौन-सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब ये जो प्रोजेक्ट टाइगर हुआ था, ये आपको स्टैटिक डेटा है 1973। अब इसका एम क्या था? इसका एम था कि जो बाघ विलुप्त हो रहे हैं या ऐसी कगार पे है, उनको बचाना, उनके जंगल और हैबिटेट की सुरक्षा करना, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे जो इतने बाघ कम हो रहे हैं, ये हमारे लिए चिंता की क्यों बात है? देखो, बाघ सिर्फ़ एक जानवर नहीं होता, वो जंगल का संतुलन करता है। अगर आप बायोलॉजी पढ़ोगे, तो एक ये बहुत अच्छा टॉप ऑफ द लेवल का एनिमल है। देखिए, इसमें अगर टाइगर्स कम होंगे तो जंगल का इकोसिस्टम बिगड़ेगा, जंगल बिगड़ेगा तो पर्यावरण प्रभावित होगा और पर्यावरण बिगड़ेगा तो इंसान भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसीलिए बाघों की मौत सिर्फ वन विभाग की ही नहीं, हमारी सबकी चिंता है। अगर आज हम बाघों को नहीं बचाएँगे तो कल हमारी सिर्फ किताबों में और मोबाइल्स में उनकी फ़ोटोज़ दिखेंगी। तो बच्चों, ये जो करंट अफ़ेयर मैंने आपको पढ़ाया, ये सिर्फ याद करने के लिए नहीं होता, कुछ करंट अफेयर्स हमें ज़िम्मेदार नागरिक भी बनाते हैं। तो प्लीज़ इसके बारे में अवेयरनेस करिए, राइट? तो जो मुझे पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया। 3682 टोटल भारत देश में इसकी पॉपुलेशन है टाइगर्स की, ठीक है? ये प्लीज़ याद रखिए। उसके बाद अगर हम बात करें अगला करंट अफेयर पढ़ने की,
तो लेटेस्ट टाइगर रिज़र्व हमारे भारत में मतलब अभी रिसेंटली टाइगर रिज़र्व बना है ये 58 माधव टाइगर रिज़र्व जो मध्य प्रदेश में है, 57वां था राधापानी टाइगर रिज़र्व मध्य प्रदेश, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, प्लीज़ याद रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सर क्या है? आयुष मंत्रालय। आपने सुना है कि हमारे देश में आयुर्वेदिक वाले भी मंत्रालय है, सिर्फ रामदेव बाबा को ही आयुर्वेदिक का प्रचार-प्रसार शुरू नहीं हुआ, हमारा भारत देश बहुत पहले से ही इस सेक्टर में बहुत आगे है। तो इंडिया की जो आयुष मिनिस्ट्री है और आयुष सिस्टम है, इसको अब ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलनी शुरू हो गई है और ऑब्वियसली पहले से ही था। तो क्या चीज़ हुई है, न्यूज़ क्या है? देखिए, हाल ही में भारत की मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ओमान, ठीक है, किसके साथ किया है भैया? ये है जो ओमान और ये है न्यूज़ीलैंड। तो ओमान और न्यूज़ीलैंड के साथ हेल्थ सर्विसेज़ और ट्रेडिशनल मेडिसिन्स को लेकर एग्रीमेंट किया है, राइट? हेल्थ सर्विस और ट्रेडिशनल मेडिसिन। इसके साथ एमओयू साइन किया है। इसका मकसद क्या है? भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति मतलब ट्रेडिशनल मेडिसिन को दुनिया तक पहुँचाना। हेल्थ सर्विस एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन एग्रीमेंट का मतलब होता है कि इस एग्रीमेंट के तहत भारत अपनी आयुष सिस्टम को ओमान और न्यूज़ीलैंड में प्रमोट करेगा, रिसर्च करेगा और ट्रेनिंग देगा। इसमें क्या-क्या शामिल है? भारत अपने देश का आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धि और जो होम्योपैथी है, इसका प्रचार और प्रसार करेंगी। इससे भारत का क्या फ़ायदा है? इसका भारत का यही फ़ायदा है कि भारत ट्रेडिशनल मेडिसिन को ग्लोबल रिकॉग्निशन देगा। जो आयुष डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स के लिए इंटरनेशनल अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, हेल्थ टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा, भारत का सॉफ्ट पावर मजबूत होगा। तो अब भारत की दवाइयाँ ही नहीं, भारत अपनी चिकित्सा संस्कृति भी एक्सपोर्ट कर रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अब आपको समझना कि भारत के आयुष मंत्रालय के मिनिस्टर कौन है? तो ये है श्री पोपट राव गणपत राव जाधव, ठीक है? उनके बाद अगर हम बात करें तो आयुष का फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा नेचुरोपैथी, यूनानी इंक्लूडिंग सोवा रिगपा मतलब सिद्धा और होम्योपैथी, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो फॉर्म हुई थी 2014 में। तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से आपको फैक्चुअल चीज़ें पढ़नी है ताकि करंट अफेयर आपसे दूर ना जाए और आपको हार्ड ना लगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सर ये जो चीज़ है, क्या चल रही है, क्या है, क्या हमको पढ़ना चाहिए? तो अ, विष्णुगल पीपल कोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये क्या है? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट क्या होते हैं? ये अगर आपको पता होगा, तो बहुत आसानी से ना आप ये इसको क्लिक कर पाओगे। देखो, सबसे पहले अगर अब मैं आपसे बात करूँ कि ये जो विष्णुगढ़ पीपल कोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये एक जल विद्युत परियोजना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अब सर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट तो है, लेकिन ये जो बाँध बना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना है ना, ये बहते हुए नदी के ऊपर बना है। देखिए, कई-कई डैम्स कैसे होते हैं, स्टोर किए जाते हैं, पानी रुका रहता है, फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। लेकिन ये चलती हुई नदी, बहते हुए पानी के ऊपर बना हुआ एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की खास बातें क्या है? रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बहुत याद से, बहुत ध्यान से भाई इसको इस शब्द को याद रखना। क्या है? रन ऑफ द रिवर रिवर प्रोजेक्ट। मैंने वही चीज़ बोला, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। इसमें बड़ा डैम नहीं बनाया जाता, नदी के बहाव से ही बिजली पैदा की जाती है, पर्यावरण को कम नुकसान होता है। सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट क्या होता है, ये सरल भाषा में समझो। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होते हैं जिनमें बहते या गिरते पानी की ताकत से बिजली पैदा की जाती है। ये काम कैसे करता है? आपको थोड़ा-सा मैं टेक्निकल नॉलेज दे देता हूँ। पानी ऊँचाई से गिरता है, हाई हाइट से ये जो गिरेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो पानी से टरबाइन घूमती है, टरबाइन से जनरेटर चलता है और जनरेटर से बिजली बनती है। तो पानी की गति इज़ इक्वल टू बिजली की शक्ति। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर है, ये क्यों ज़रूरी है? रिन्यूएबल है, प्रदूषण नहीं करती, कोयला और तेल पर निर्भर नहीं रहती है, सस्ती और टिकाऊ बिजली देती है। तो आपको याद रखना है कि जब नदी बहती है और उसी से बिजली बनती है, तो इसे कहते हैं विकास प्लस पर्यावरण का संतुलन। तो मैं आपको ये चीज़ बता रहा था कि ये जो क्वेश्चन है विष्णुगल पीपल कोटी हाइड्रो प्रोजेक्ट ये कौन से नदी के ऊपर है? तो ऑप्शन नंबर सी अलकनंदा। बच्चों अलकनंदा जो नदी है ये कौन से राज्य में है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये है उत्तराखंड, ठीक है? ये कौन से राज्य में है? उत्तराखंड। तो ये उत्तराखंड आपको याद होना ज़रूरी है, ठीक है? इम्पोर्टेंट है स्टेट और स्टेट कौन-सा है? उत्तराखंड और नदी है अलकनंदा, ठीक है? तो मैं समझता हूँ कि आपने ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, इम्पोर्टेंट न्यूज़ पढ़ते हैं। अमंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इज़ द इंडियाज़ टेक एक्शन अगेंस्ट द वायलेशन इरेगुलेशन इन फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। तो कौन-सी ऐसी संस्था है भारत में जो कार्रवाई करती है इन सब के खिलाफ? वो है ऑप्शन नंबर बी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 6 जनवरी को हम हर साल मनाते हैं वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स। समझो क्या है? ये दिन उन बच्चों के लिए है जिन्होंने युद्ध में अपने माता-पिता को खो दिया है बिना किसी गलती से। ज़िंदगी की सबसे बड़ी सज़ा इन्होंने पा ली है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि युद्ध सिर्फ़ देशों को नहीं तोड़ता, युद्ध बच्चों के बचपन को भी छीन लेता है। इस दिन
उनका मकसद है ऐसे बच्चों के दर्द को समझना और उन अधिकारों की बात करना और दुनिया को ये बताना कि कोई भी बच्चा युद्ध की कीमत नहीं चुकाना चाहिए। हमारे देश में आप देखो कि एक आप बच्चे आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हो, लेकिन थोड़ा-सा अगर ग्लोबल लेवल पे देखोगे तो गाज़ा, इज़राइल, ईरान, यूक्रेन, रशिया ये किसी का नुकसान नहीं कर रहे, ये अपना ही नुकसान कर रहे। उनके देश के लोग मर रहे हैं, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, इकोनॉमी डाउन जा रही है। तो उसी के लिए आप भी एक चीज़ समझो कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि शांति दुनिया में बहुत इम्पोर्टेंट है, पीस इज़ ओनली की, वॉर इज़ नॉट सॉल्यूशन। याद रखिए बच्चों, बंदूक से जीती गई जीत कभी इंसानियत की जीत नहीं होती। ये जो वॉर हो रहे हैं, ये जिन बंदूकों की, गोलियों की, ये जो मिसाइल्स के दम पे की जा रही है, ये कभी इंसानियत की जीत नहीं होती, ठीक है? तो वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन ये 6 जनवरी को हम हर साल मनाते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको ये याद होना कि वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ये प्रपोज़ किया गया था फ्रेंच ऑर्गनाइज़ेशन एसओएस, सोसाइटीज़ सोशियलिस्ट, ये फ्रांस शब्द है इन्फैंट्स एंड डिस्ट्रेस, एसओएस चिल्ड्रन इन डिस्ट्रेस, ठीक है? तो ये फ्रांस की ऑर्गनाइज़ेशन है टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम अब्यूज़ एंड मिसट्रीटमेंट। तो यहाँ पे मैंने आपको एक और चीज़ बताया कि अ, आपको एक चीज़ याद होना, ये कैथरीन एम डेल रसेल, तो यूनिसेफ, ठीक है? यूनिसेफ का भी बहुत अहम रोल है। अ ये जो है यूनिसेफ क्या रोल प्ले करता है? क्योंकि सर आपने तो यहाँ पे इनका जो करंट अफेयर है इसमें बता दिया है। तो यूनिसेफ क्या रोल प्ले करता है इस चीज़ में? ये अगर मैं आपसे पूछूँ तो यहाँ पे बताना अच्छा होगा कि जो मैंने बात की है युद्ध से प्रभावित बच्चों की, सबसे आगे आने वाली काम करने वाली संस्था यही है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। यूनिसेफ का मतलब ठीक है, यूनिसेफ का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ, यूएनआई, ठीक है? यूएनआईसीईएफ, ओके? अब अगर हम बात करें तो युद्ध में अनाथ हुए बच्चों को भोजन, साफ पानी उपलब्ध कराना बच्चों के लिए, वैक्सीनेशन कराना, पढ़ाई और स्कूलिंग में दोबारा शुरू करवाना, काउंसलिंग करवाना, ठीक है? बच्चों को शोषण, तस्करी और बाल सैनिक बनने से रोकना। तो यूनिसेफ बच्चों को ज़िंदा ही नहीं रखता, उन्हें दोबारा जीना सिखाता है। अगर हम बात करें तो ये दिन यूनिसेफ के कामों के लिए भी जाना जाता है कि यूनिसेफ ने इन बच्चों को सँभाला, जिसकी एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर अभी करंट स्टैटिक की बात करें तो कैथरीन एम रसेल है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, यूएसए, एस्टैब्लिश हुआ था 1946 में। मेंबर कंट्री फिलहाल है 100, ठीक है, 190, राइट? 190। तो डियर स्टूडेंट, ये थे आज के हमारे करंट अफेयर। अगेन जाते-जाते मैं आपसे एक ही चीज़ बोलूँगा, क्विज़ जो दिया है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी मत छोड़िए। जितने ज़्यादा पॉइंट्स आप देंगे, उतने ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँचेंगी। सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए और बताइए कि आपको वीडियो कैसा हो लग रहा है। शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक एंड हाँ, अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो या अगेन आप आरबीआई असिस्टेंट या अटेंडेंट की तैयारी करना चाहते हो, तो प्लीज़ यहाँ पे हम प्रीलिम्स, मेंस से लेके सारा सिलेबस आपको कवर करवाने वाले हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक, वो भी बिना किसी पैसों के मतलब ओके फ्री ऑफ द बैच, ठीक है? कोई कॉस्ट नहीं, ठीक है? स्टडी मटेरियल्स के साथ-साथ एक्सपर्ट फैकल्टीज़ का यहाँ पे आपको सहयोग रहेगा, डेली लाइव लेक्चर्स होंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। उसी के साथ-साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा एंड्रॉयड या एप्पल स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, तो ज़रूर कीजिए। सिद्धांत एजुकेशन बेस्ट बैंकिंग क्लासेस आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आप डेली करंट अफेयर, फ्री पीडीएफ, जॉब्स अलर्ट, डेली क्विज़ेज़, सक्सेस स्टोरीज़ और आने वाले हमारे कोर्सेज़ के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आप हैं पुणे में ऑफलाइन बैचेज़ को विज़िट करना चाहते हैं, तो ये हमारा पहला एड्रेस है, ज़रूर यहाँ पर आइए। हमारे काउंसलर से काउंसलिंग कीजिए, सारी डिटेल्स आपको एक ही जगह पे मिलेंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको कॉल पे कोई जानकारी चाहिए या व्हाट्सएप पे, तो ये हमारे नंबर है 7770055193 और ये हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जिनके द्वारा आप हमसे तुरंत जुड़ सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये सेशन कैसे लगते हैं आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। टेक केयर, बाय-बाय।